जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे ग्रुप डी के साइंस क्वेश्चन के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने रेलवे ग्रुप डी के 88 पेपर है वो सोल्व कर लिए हैं। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यू सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 30 सितंबर 2022 को दूसरी पारी में जो पेपर हुआ था उसमें जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। टारगेट हब एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो हमने ग्रुप डी के लिए दो तरह की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है अभी। एक आपको स्पेशल साइंस की टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी जिसके अंदर आपको 1000+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि सारे के सारे क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के रहेंगे। और एक हमने कंप्लीट ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है जिसके अंदर आपको प्रत्येक टेस्ट के अंदर 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और प्रत्येक टेस्ट है वो एक प्रीवियस ईयर का पेपर रहेगा। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है इस प्रकार से। अब इसके अंदर आपको बताना भी मानव शरीर में अनोक्सी श्वसन कहां होता है। मानव शरीर के अंदर अनोक्सी श्वसन कहां पे होता है। आपको पता है भी हमारी कोशिका में ग्लूकोज होता है, हमारी कोशिका के अंदर ग्लूकोज होता है C6H12O6, ठीक है। अब यहां पे ऑक्सीजन की एब्सेंट में, यानी यहां पे क्या है, आपको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है भी, और ये ग्लूकोज है वो किस में चेंज हो जाता है, तो ये पायरुवेट अम्ल के अंदर चेंज हो जाता है। पायरुवेट अम्ल होता है C3H4O3। एक बार थोड़ा सा एडवांस लेवल में लेके चलता हूं मैं आपको भी। C3H8 और O3 ये फॉर्मूला है आपका ग्लिसरीन का फॉर्मूला भी है, C3H8O3। और एक होता है C3H6O3, ये फॉर्मूला होता है वो लैक्टिक अम्ल का होता है भी। और C3H4 और O3 ये आपका पायरुविक अम्ल का होता है। जब ग्लूकोज पायरुविक अम्ल के अंदर चेंज होती है तो उस समय हमें क्या है, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती भी, ठीक है। ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। इस समय है वो हमारे पास में 4 ATP ऊर्जा मिलती है अपने को, ठीक है, जिसमें से 2 ATP है वो खर्च हो जाती है और 2 ATP बचती है। देन उसके बाद में जब पायरुवेट अम्ल बन जाता है, अम्ल बनता है, तो इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, तो इस प्रक्रिया को ग्लाइकोलाइसिस चक्र बोलते हुए ग्लाइकोलाइसिस चक्र बोला जाता है। और ये ग्लाइकोलाइसिस चक्र है वो कहां पे होता है, तो ये आपका कोशिका द्रव्य केंद्र होता है, ये कोशिका द्रव्य के अंदर संपन्न होता है, ठीक है। चीजें समझ में आ गई। उसके बाद में जब पायरुविक अम्ल है वो अब कन्वर्ट होगा किसमें, CO2 प्लस में H2O प्लस में 36 ATP में। अब अपने को क्या है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। तो अब अपने को ऑक्सीजन ऑक्सीजन होनी चाहिए। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होगा, CO2 H2O और 36 ATP में कन्वर्ट होगा। और ये जो क्रिया है वो क्या कहलाती है, तो ये क्रिया क्रेब्बस चक्र कहलाती है। ये क्रिया क्या कहलाती है, तो ये क्रिया आपकी क्रेब्बस चक्र कहलाती है। तो यहां पे आपका क्रेब्बस चक्र हो जाएगा और ये हो जाएगा क्रेब्बस चक्र। और ये क्रेब्बस चक्र है वो कहां पे संपन्न होता है, तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, तो इसे सूत्रकणिका कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास में खुद का DNA और खुद का राइबोसोम होता है, खुद का राइबोसोम और खुद का DNA होता है, ठीक है। तो ये एक प्रकार से बोले तो केंद्रक से स्वतंत्र होता है। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये प्रक्रिया पूछिए जब ऑक्सीजन की एब्सेंट में, तो ऑक्सीजन के एब्सेंट के अंदर है वो ये पायरुविक अम्ल बनेगा और वो चीज है वो आपकी कोशिका द्रव्य के अंदर संपन्न होगी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है, जिसे ग्लाइकोलाइसिस चक्र बोलते हैं। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
चीजें समझे क्या? आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी, यदि दो समांतर सीधी चालकों में धारा प्रवाहित की दिशा समान है, यदि दो समांतर सीधे चालकों में धारा प्रवाह की दिशा समान है तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं क्या होगी? अब इसको थोड़ा सा बढ़िया तरीके से समझना आप, थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है ये। अब ये क्या है, दो समांतर सीधे तार है और उसके अंदर है वो समान दिशा के अंदर धारा प्रवाहित हो रही है। तो मैंने मान लिया भी इनमें क्या है, ऊपर की ओर धारा प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित है वो ऊपर की ओर हो रही है। तो यहां पे सबसे पहले आपको क्या है, बल ज्ञात करना पड़ेगा भी। सबसे पहले यहां पे बल ज्ञात करना पड़ेगा, बैय से बल, और बैय से बल और बैय से बाएं हाथ का नियम। किसके बाएं हाथ का नियम? तो ये आपको फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आपको यूज करना पड़ेगा। तो बाएं हाथ का यूज करोगे तो यहां पे धारा की दिशा क्या है, ऊपर की ओर है। तो धारा की दिशा आप ऊपर की ओर करोगे तो आपका जो मध्यमा को ऊपर की ओर करना पड़ेगा। तो अंगूठा है वो क्या है, बाहर की ओर दिखाई देगा भी। अंगूठा है वो बाहर की ओर, तो बल है वो इसमें बाहर की ओर लग रहा है भी। ये मान ले भी बल है वो इसका ऊपर की ओर। जब आप फोन के अंदर आप वीडियो देख रहे हैं तो बल आपकी ओर लगेगा भी, बल है वो आपकी ओर लगेगा। और इसके अंदर अगर अपन देखेंगे, इसके अंदर अगर अपन देखें तो यहां पे इसका जो बल है, नहीं, इसके अंदर अगर इस प्रकार से करेंगे, इस तार का बल किस साइड में लगेगा भी? तो इसके अंदर है वो आपको धारा की दिशा ऊपर की ओर है। इस प्रकार से करोगे आप, धारा की दिशा है वो ऊपर की ओर है। तो यहां पे आपका इसमें जो बल लगेगा वो क्या है, अंदर की ओर लगेगा भी। सॉरी, इसमें जो बल है वो अंदर की ओर लगेगा, ठीक है। और अब इस तार के अंदर देखोगे, इस तार के अंदर देखोगे वही आपको क्या है, अपना बाएं हाथ का नियम यूज करोगे। तो इसके अंदर आपकी जो मध्यमा है वो ऊपर की ओर होगी इसमें, और जो आपकी तर्जनी है वो इस साइड में होगी, और आपका जो अंगूठा है वो इस साइड में यानी अंदर की ओर जाएगा। और यहां पे आप करोगे तो आपकी मध्यमा ऊपर की ओर होनी चाहिए, आपकी तर्जनी है वो इस साइड में होगी, ठीक है, और आपका जो अंगूठा है वो बाहर की ओर। अब इस तार के अंदर है ना, इस तार के अंदर जो बल लगेगा, जो बल लगेगा वो कहां पे लगेगा? तो वो बाहर की ओर लगेगा, यानी आपकी ओर लगेगा बल, और इसमें है वो बल अंदर की ओर लगेगा भी। चीजें समझ में आ गई? अब आपको पाम हस्त नियम का यूज करना है भी, पाम हस्त नियम का यूज करना है। यानी बायां जो पाम किसको बोलते हैं, हथेली को बोलते हैं। अब जिस साइड में आपको बल लग रहा है, जिस साइड में बल लग रहा है उसकी ओर आपको क्या करना है, हथेली करना है, ठीक है। और आपको अंगूठा है वो धारा की दिशा के अंदर करना है, धारा की दिशा के अंदर करना है। तो यहां से आप है वो अंगूठा धारा की दिशा में करोगे, और जिस साइड में बल लग रहा है उस साइड में आपको क्या करना है भी, हथेली करना है। तो इसके अंदर है वो आपको पाम हस्त नियम, पाम हस्त नियम के अंदर हथेली है वो आपकी किस साइड में होगी? तो हथेली जिस साइड में बल लग रहा है उस साइड में आपको हथेली करनी है। और अंगूठा है वो आपको किस साइड में करना है? जिस साइड में धारा की दिशा है। तो यहां पे जो खुली हुई अंगुलियां हैं वो क्या बताएगी आपको? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी भी। तो यहां पे आपको अब कौन सा हाथ लेना है आपको? तो यहां पे हाथ आपको यूज करना पड़ेगा इसमें, ये पाम हस्त नियम होता है वो दक्षिण हस्त नियम, या फिर दाएं पाम हस्त नियम, दायां होता है भी, ठीक है। अब इसके अंदर है वो यहां पे अंगूठा इस साइड में हो जाएगा, और इसमें बल है वो बाहर की ओर लग रहा है, तो आपकी अंगुलियां हैं वो इस साइड में होगी भी, अंगुलियां हैं वो इस तार की ओर होगी। और यहां पे जो बल है वो अंदर की ओर लग रहा है, तो अंगूठा इस साइड में होगा, अंगूठा इस साइड में होगा, तो हथेली है वो अंदर की साइड में होगी, हथेली अंदर की साइड में होगी, तो आपकी अंगुलियां वो इस साइड में होगी। तो इसका जो क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र है वो इस साइड में है, और इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस साइड में है। तो यहां पे दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, तो तभी क्या हो जाएंगे, ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे भी, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा से इसको रिप्ले कर लो भी, समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, इतना ये कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है नहीं। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बताना भी वायुमंडल के उच्च स्तरों पर स्थित ओजोन अणु पर कार्यरत अल्ट्रावायलेट विकिरण का एक उत्पाद क्या है? तो अल्ट्रावायलेट विकिरण का एक उत्पाद है। तो यहां से वायुमंडल के उच्च स्तरों पर स्थित ओजोन है वो ऑक्सीजन अणु
ऑक्सीजन अणु पर कार्यरत अल्ट्रावायलेट विकिरण का एक उत्पाद है। जैसे ऑक्सीजन अपने पास में O2 होती है, ठीक है, यानी ऑक्सीजन के परमाणु कितने होते हैं, 2 होते हैं, 2 परमाणु से एक अणु बना होता है ऑक्सीजन का। अब इनके ऊपर जब अल्ट्रावायलेट विकिरण पड़ेगी ना, अल्ट्रावायलेट विकिरण है जो इसके ऊपर गिरेगी, तो ये ऑक्सीजन को क्या है, 2 भागों में ऑक्सीजन को क्या है, तोड़ देगी भी, ऑक्सीजन को तोड़ देगी। और जैसे ही ऑक्सीजन टूटेगी तो उसके बाद में ये ऑक्सीजन मिलकर के क्या करती है, O3 का निर्माण करती है भी, O3 का निर्माण करती है। अगर ऑक्सीजन O2 के रूप में है, अब ये तो क्या है मिलेगी तो O3 तो बनेगा ही नहीं। लेकिन अल्ट्रावायलेट जो उच्च स्थान होते हैं ना, ऊंचे जो स्थान होते हैं, तो उसमें क्या है, अल्ट्रावायलेट जो विकिरण है वो ऑक्सीजन को 2 भागों में डिवाइड करती है भी, ठीक है। तो वो क्या है, 2 भागों में डिवाइड होने के बाद में ये किसका निर्माण करते हैं, तो ये ओजोन का निर्माण करते हैं। तो वायुमंडल के उच्च स्तरों पर स्थित ओजोन ऑक्सीजन अणु पर कार्यरत अल्ट्रावायलेट विकिरण का एक उत्पाद है। तो ओजोन है ना, वो ऑक्सीजन के ऊपर जो अल्ट्रावायलेट विकिरण कार्य कर रही है, जिसके कारण क्या बनता है, ओजोन बनता है। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये क्या है भी, तो ये आपका अम्ल वर्षा का सूचक है भी, अम्ल वर्षा का सूचक है सल्फर डाइऑक्साइड। अब SO2 है, ये जल के साथ में जब अभिक्रिया करती है ना, तो ये क्या बनाती है, H2SO4 बनाती है भी। इसी प्रकार से दूसरा इसका होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब ये भी जल के साथ में जब अभिक्रिया करती है तो ये HNO3 बनाती है, HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं जिसको। तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये दोनों के दोनों क्या है, अम्ल वर्षा के सूचक है भी। इट्स ओके। कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता ही है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि वाहनों के धुएं से निकलता है भी, वाहनों से निकलने वाली जो जहरीली गैस है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। और रक्त के साथ में सबसे ज्यादा जो कॉम्बिनेशन करती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड करती है भी। CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो रक्त के साथ में सबसे ज्यादा बंधुता बनाती है भी। और उसके बाद में ऑक्सीजन आती है और उसके बाद में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आती है। ये चीजें होती है भी इसमें, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अगर अंगीठी जलाकर के आप सो जाते हैं रूम के अंदर और दरवाजा आपका बंद है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे साइलेंट अटैक आता है भी। ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो धीरे धीरे क्या रक्त में घुलना शुरू हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी साइलेंट अटैक यानी साइलेंट मृत्यु हो जाएगी भी। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, लूप किस प्रकार गर्भ निरोधक के रूप में कार्य करता है। अब लूप का चित्र क्या होता है भी, वो देखो। लूप इस प्रकार से बना होता है भी, लूप है वो इस प्रकार से बना होता है, इस प्रकार से होता है। और ये यूट्रस के अंदर लगता है भी, गर्भाशय के अंदर इसको लगाया जाता है। ये इस प्रकार से, जैसे गर्भाशय का आपने डायग्राम देखा होगा भी, इस प्रकार से होता है भी गर्भाशय का जो डायग्राम है वो, ठीक है। इस प्रकार से गर्भाशय होता है भी, इस प्रकार से। इट्स ओके। और इसके अंदर यहां पे ये आपकी फेलोपियन ट्यूब आ गई और यहां पे ये फेलोपियन ट्यूब आ गई। अब इसके अंदर है ना, ये इस प्रकार से लगा, इस प्रकार से इसका ये डायग्राम होता है और इसको इस प्रकार से क्या है लगा दिया जाता है। कहां पे लगा दिया जाता है, तो ये लगा दिया जाता है यूट्रस गर्भाशय के अंदर, इस प्रकार से लगा दिया जाता है। इट्स ओके। अब ये क्या करेगा, तो लूप किस प्रकार गर्भ निरोधक के रूप में कार्य करता है, तो ये डिंबवाहिनी नली फेलोपियन ट्यूब के मार्ग को अवरुद्ध कर देता है भी। डिंबवाहिनी नली होती है ना, फेलोपियन ट्यूब होता है, उसके मार्ग को ये अवरुद्ध करता है। दूसरे तरीका अपन ये भी बोल सकते हैं भी, ये शुक्राणुओं का एक प्रकार से भक्षण करता है, शुक्राणुओं को खाता है या फिर शुक्राणुओं को मारता है ये, ठीक है। तो ये एक प्रकार से, अगर ये मान लो भी, पहली बात तो ये है भी, ये फेलोपियन ट्यूब के अंदर शुक्राणुओं को जाने नहीं देगा। अगर चले भी गए और फर्टिलाइजेशन हो भी गया, तो ये क्या है, जो अंडाणु है, जो निषेचित अंडा है, उसको बाहर फिर यहां पे गर्भाशय यूट्रस के अंदर नहीं आने देगा भी, बाहर है वो यूट्रस के अंदर नहीं जाने देगा, ठीक है। तो या तो शुक्राणुओं को ये अंदर नहीं जाने देगा, और शुक्राणु अगर अंदर चले भी गए हैं तो वहां से फर्टिलाइजेशन होगा और उसके बाद में जो जाइगोट है उसको क्या है यूट्रस के अंदर यानी गर्भाशय के अंदर नहीं आने देगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये
डिंब वाहिनी नलिका यानी जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसके मार्ग को अवरुद्ध करता है। मार्ग को अवरुद्ध करने का मतलब समझ गए, शुक्राणु को नहीं जाने देगा, और शुक्राणु चले भी जाते हैं तो अंडाणु को बाहर नहीं आने देगा भी, यानी जो जाइगोट है उसको बाहर नहीं आने देगा। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी कौन सा कथन सही है। तो लार का पीएच मान 6.2 से 8 तक होता है, बिल्कुल गलत बात है। लार का पीएच मान है वो 6.8 होता है भी, और ये एक क्या है, अम्लीय होता है भी, दुर्बल अम्लीय होता है। शुद्ध रक्त का जो पीएच मान है वो 7.35 से 7.4 होता है, और अप्रोक्सीमेटली अपन 7.4 लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सही है ये बात। आगे देखो भी, शुद्ध जल का पीएच मान 9 नहीं होता भी, 7 होता है भी। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भी, बी इसमें सही है भी, बाकी सारे के सारे गलत हैं, केवल बी हो जाएगा इसमें, ठीक है, केवल बी यानी 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो लार का पीएच मान 6.8 कर लो, और शुद्ध जल का पीएच मान है वो 7 कर लो भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको बताना है भी, निम्न में से किस प्राणी उत्तक में चपटी कोशिकाएं होती है। चपटी कोशिकाएं और पतली और चपटी कोशिकाएं होती है, वो किस में होती है, तो वो सल्की उपकला उत्तक के अंदर होती है। यानी उपकला उत्तक है ना, वो 4 प्रकार का होता है। उपकला उत्तक कितने प्रकार का होता है, तो ये 4 प्रकार का होता है। पहला होता है इसके अंदर सल्की, पहला होता है सल्की उपकला उत्तक। दूसरा होता है दूसरा इसमें घनाभाकार उपकला उत्तक, ये दे रखे, और घनाभाकार उपकला उत्तक, और उसके बाद में स्तंभाकार उपकला उत्तक, ठीक है, और उसके बाद में सत्रित सल्की उत्तक, सत्रित सल्की उत्तक ये होता है। अब इसके अंदर सल्की उपकला उत्तक कहां पे पाया जाता है भी, सल्की उपकला उत्तक है ये रक्तवाहिनी के अंदर पाया जाता है भी। रक्तवाहिनी जो रक्त नलिकाएं होती हैं उसका अस्तर है वो सल्की उपकला उत्तक का बना होता है भी, और उसके बाद में कुपिकाएं होती हैं उनका भी अस्तर है वो सल्की उपकला उत्तक का बना होता है। और उसके बाद में बात करें आहार नाल का जो अस्तर है वो भी सल्की उपकला उत्तक का बना होता है। देन उसके बाद में बात करें घनाभाकार उपकला उत्तक कहां पे पाए जाते हैं, तो घनाभाकार उपकला उत्तक है ये आपके एक प्रकार से लार ग्रंथियों में पाए जाते हैं। लार ग्रंथियों की नलिका का जो अस्तर बना होता है वो घनाभाकार उपकला उत्तक का बना होता है। और उसके बाद में इसके अंदर जो वृक्कीय नली है, जो किडनी है वृक्कीय नली बोले, उसका जो अस्तर बना होता है वो भी घनाभाकार उपकला उत्तक का बना होता है भी, और इसकी जो आकृति है वो घनाभाकार होती है भी। और सल्की उपकला उत्तक की जो आकृति होती है ना, वो एक प्रकार से बोले तो जैसे टुकड़ी नहीं होती क्या, टुकड़ी जैसी होती है भी, ठीक है, मार्बल की टुकड़ी नहीं होती क्या, उस जैसी सल्की उपकला उत्तक की यहाँ पे आकृति होती है, चपटी होती है और ये पतली होती है। देन उसके बाद में बात करें स्तंभाकार उपकला उत्तक, ये जो स्तंभाकार उपकला उत्तक है ये कहां पे पाया जाता है, तो ये श्वास नली के अंदर पाया जाता है। और आंत की जो नली होती है, आंतर नली होती है या फिर आंत नली होती है, वहां पे भी क्या पाया जाता है, वो किससे बनी होती है, वो भी स्तंभाकार उपकला उत्तक से बनी होती है। सत्रित सल्की उत्तक है ये कई लेयर होती है भी, सत्रित सल्की उत्तक की क्या है, लेयर होती है, 5-6 लेयर होती है। तो ये जहां पे ज्यादा घर्षण होता है वहां पे पाई जाती है। जैसे अपने चेहरा है उसका, ये भी सत्रित सल्की उत्तक से बना हुआ है, बाल है ये भी सत्रित सल्की उत्तक से बना हुआ है। तो इनमें 3-4 लेयर पाई जाती है भी, अगर एक लेयर भी अगर खराब हो जाती है तो दूसरी लेयर है वो प्रोटेक्शन का कार्य करती है, ठीक है। तो ये आपका उपकला उत्तक, जिसे उपकला उत्तक एपिथेलियम उत्तक बोलते हैं जिसको, ठीक है, इंग्लिश में एपिथेलियम उत्तक बोला जाता है। ये 4 प्रकार के होते हैं, सल्की, घनाभाकार, स्तंभाकार और सत्रित सल्की उत्तक। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है, ब्राइन के विद्युत अपघटन के फलस्वरूप एक्स गैस बनती है, एक्स गैस उत्पन्न होती है, और फिर एक्स गैस का उपयोग शुष्क बुझे हुए चूने में CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जिसे विरंजक चूर्ण बोलते हैं उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो एक्स क्या है, कौन सी गैस है एक्स, ये आपको बताना है। देखो भी, ब्राइन के विद्युत, ब्राइन का मतलब हो गया भी एक जलीय विलयन है, यानी जलीय विलयन है जिसके अंदर है वो नमक की मात्रा ज्यादा है, वो होता है ब्राइन विलियम। और उसमें विद्युत का अपघटन करते हैं तो क्या बनता है भी, तो विद्युत का अपघटन करते हैं तो एक्स गैस उत्पन्न होती है।
और एक्स गैस आपको पता है भी सूचक भुजा वचोना क्या होता है, CaOH की ट्वाइस होता है भी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है सूचक भुजा वचोना। और जब इसका क्लोरीनीकरण करते हैं तो क्या बन जाता है, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन जाता है और प्लस में H2O जल बन जाता है। तो यहां पे कौन सी गैस है, वो क्लोरीन गैस है भी, क्लोरीन गैस, जो कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का यूज है वो अपन एक प्रकार से जो पीने योग्य पानी है ना, जो पीने योग्य पानी है उसको रोगाणु रहित या फिर कीटाणु रहित करने के लिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का यूज करते हैं। दूसरी बात यह आती है भी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, इसको व्यंजक चूर्ण के रूप में भी यूज किया जाता है, यानी रंग उड़ाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। आगे देखो भी, नेक्स्ट है आपके सामने अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है प्रकाश संश्लेषण के दौरान संश्लेषित कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित किया जाता है। आपको पता है भी प्रकाश संश्लेषण कहां पे होता है, पादपों में, पादपों में प्रकाश संश्लेषण होता है। और ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो उत्पाद बनता है, जो भोजन बनाया जाता है, उसको किस रूप में संचित करते हैं, किस रूप में स्टोर करके रखते हैं, तो स्टार्च के रूप में उसको स्टोर करके रखते हैं भी। और जो जीव होते हैं वो अपना भोजन किस रूप में स्टोर करके रखते हैं, तो वो ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में उसको स्टोर करके रखते हैं। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। वसा केंद्र है ना, वो सबसे ज्यादा 9.3 कैलोरी ऊर्जा मिलती है वसा केंद्र। और सबसे कम जो ऊर्जा मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है भी, 4 कैलोरी। और उसके बाद वसा के बाद कार्बोहाइड्रेट के बाद प्रोटीन से मिलती है 4.2 कैलोरी। तो यहां पे ये तो आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, और फिर हो गया प्रोटीन, और फिर हो गया एल्कोहल। एल्कोहल है, एल्कोहल से कितनी मिलती है भी, तो एल्कोहल से 7 कैलोरी ऊर्जा मिलती है भी। और जो आपका वसा है, फैट है, वसा से कितनी मिलती है, तो 9.3 कैलोरी मिलती है। अगर आपसे ये पूछ ले भी सबसे जल्दी ऊर्जा किससे मिलेगी, तो कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी। और सबसे यानी धीरे ऊर्जा किससे मिलती है, तो वो वसा से, सबसे धीमी गति से वसा से ऊर्जा मिलती है। लेकिन वसा से सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है भी, सबसे ज्यादा ऊर्जा वसा से मिलती है और सबसे कम ऊर्जा वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। प्रोटीन का पाचन कौन करता है, तो प्रोटीन का पाचन है, प्रोटीन का पहले बात करते हैं निर्माण की, तो प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, राइबोसोम। और प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम करता है। इसको निर्माण करने के लिए कौन प्रेरित करता है, यानी इसकी सूचना कौन देता है भी, अब आप प्रोटीन का निर्माण करो, तो राइबोसोम को सूचना कौन देता है, तो जीन। और जीन कहां पे है, तो डीएनए के अंदर। तो डीएनए है, डीएनए है वो क्या करता है भी, इसको राइबोसोम को कहता है भी आप प्रोटीन बनाइएगा। इसीलिए राइबोसोम को क्या बोला जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है भी। और प्रोटीन का जो पाचन होता है वो कहां पे होता है, तो ये आमाशय केंद्र होता है भी, आमाशय केंद्र प्रोटीन का पाचन होता है। और कौन सा एंजाइम करता है, तो पेप्सिन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम है वो करता है। और पेप्सिन एंजाइम कहां पे पाया जाता है, तो ये चिप कोशिकाओं से निकलता है भी, जिसे जाइमोजन सेल बोलते हैं ना, चिप कोशिकाएं जो आमाशय केंद्रीय होती है भी, ठीक है। चिप कोशिका से किस हार्मोन का किस एंजाइम का निर्माण होता है, तो पेप्सिन एंजाइम का निर्माण होता है, जो कि प्रोटीन का पाचन करता है भी। विटामिन आपको पता ही है भी, ए बी विटामिन वैसे 2 प्रकार के होते हैं। और इसके अंदर एक तो जल के अंदर घुलनशील होता है, बी और सी, और एक वसा के अंदर घुलनशील होते हैं, ए डी ई के, ठीक है, ये होते हैं। और ए और बी दोनों की जो खोज है वो किसने की थी, तो मैकुलन ने की थी भी। ए और बी की खोज है वो मैकुलन भाई साहब ने की थी भी, मैकुलन ने, ठीक है। उसके बाद में सी की खोज है वो होल्डर ने की थी भी, सी की खोज है वो होल्डर ने की थी। और डी की खोज है वो हॉपकिंस ने की थी, हॉपकिंस, ठीक है। और ई की खोज है वो के की खोज है वो डेम व डोएजी ने की थी, डोएजी, ठीक है। डेम और डोएजी ने किसकी खोज की थी, तो के की खोज की थी। और उसके बाद में बात करते हैं ई की खोज इवांस नाथन ने खोज की थी भी, ठीक है। तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्टार्च के रूप में इसको संग्रहित किया जाता है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। संपदन गतियां जिन्हें क्या बोला जाता है, नाड़ी स्पंदन नब्ज कहा जाता है,
क्यों महसूस होती है भी? तो हृदय में यानी जो शिराओं में प्रवाहित रक्त के कारण, शिराओं में नहीं, धमनियों में, धमनियों में प्रवाहित रक्त के कारण है वो हमें नब्ज गति है वो महसूस होती है भी। अब ये महसूस क्यों होती है? क्योंकि धमनियां होती है ना, धमनियों के अंदर है वो प्रेशर ज्यादा होता है भी, धमनियों के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है और प्रेशर ज्यादा होने के कारण है वो अपन नब्ज गति है वो धमनियों से चेक करते हैं। और धमनियां कौन सी धमनी से? रेडियल धमनी से क्या किया जाता है भी? नब्ज गति है वो चेक की जाती है भी रेडियल धमनी से। इट्स ओके। तो इसके अंदर प्रेशर ज्यादा होता है भी, रक्त का प्रवाह है वो तेज गति से होता है जिसके कारण है वो हम इसको महसूस कर सकते हैं। लेकिन शिराओं के अंदर है वो रक्त का प्रवाह तेज गति से नहीं होता भी। धमनियों के अंदर रक्त का प्रवाह तेज गति से क्यों होता है? क्योंकि धमनियां डायरेक्ट किससे जुड़ी होती है? तो ये डायरेक्ट है वो हृदय से जुड़ी होती है और वहां पे हृदय वो पंपिंग का कार्य करता है भी। क्यों करता है? क्योंकि इनको रक्त को यानी हृदय को क्या करना होता है भी? रक्त को पूरे शरीर के अंदर प्रवाहित करना होता है, पूरे शरीर के अंदर पहुंचाना होता है, इसीलिए बहुत ज्यादा प्रेशर बनाए रखना होता है। और हृदय का जो सबसे अपन मजबूत भाग बोले तो वो कौन सा है? तो वो आपका हो जाएगा बायां नील्य। बायां नील्य है वो हृदय का सबसे मजबूत भाग होता है और उनसे क्या निकलती है? धमनियां निकलती है जो कि शुद्ध रक्त लेके जाती है भी। और उसके बाद में शिराओं के अंदर भी इतना प्रेशर नहीं होता भी। शिराएं तो क्या करती है? हर जो शरीर के अंदर जो रक्त बह रहा है उसको क्या वापस अशुद्ध रक्त को वापस ला करके हृदय को देती है। ठीक है, तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा? 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने दी गई अभिक्रिया में किस प्रकार का किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है? ऑक्सीकरण का मतलब समझते हो क्या आप? ऑक्सीकरण का मतलब हो जाएगा ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना, वो ऑक्सीकरण होता है। जस्ट इसका उल्टा होता है, वो क्या होता है? अपचयन बोलते हैं जिसको, अपचयन या फिर ऑक्सीकारक एक ही बात है, ऑक्सीकारक। ठीक है, तो अपचयन या फिर ऑक्सीकारक ये क्या होता है? तो ये हाइड्रोजन तो जुड़ रहा है इसमें और ऑक्सीजन हट रहा है भी। हाइड्रोजन जुड़े और ऑक्सीजन हटे, वहां पे अपचयन, और अपचयन को क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीकारक बोल सकते हैं भी। ऑक्सीकरण अलग है और ऑक्सीकारक अलग है। ठीक है, तो यहां पे ऑक्सीकरण बोला है, ऑक्सीजन का जुड़ना। तो कॉपर ऑक्साइड, कॉपर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया तो ये क्या हो गया? कॉपर ऑक्साइड बन गया। तो कॉपर ऑक्साइड बन गया तो कॉपर का यहां पे क्या हो रहा है अभी? तो कॉपर का इसके अंदर ऑक्सीकरण हो रहा है अभी। पहले कॉपर के पास में ऑक्सीजन थी नहीं और अब क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो इसका मतलब कॉपर केवल कॉपर का। तो यहां पे 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। कॉपर और ऑक्सीजन का कैसे हो रहा है भाई? तो इसके अंदर है वो केवल और केवल कॉपर का ही ऑक्सीकरण होगा भाई। ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? केवल कॉपर का ही ऑक्सीकरण होगा। तो 2 नंबर ऑप्शन इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और वैसे देखें ना तो यहां पे देखो भी ऑक्सीजन कॉपर के साथ में क्या हो रहा है भी? कॉपर के साथ में एक प्रकार से ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ रहा है भी। ऑक्सीजन है वो ऋण विद्युतीय तत्व है, तो कॉपर के साथ में ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ रहा है। और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में देखें तो ऑक्सीजन के साथ में क्या जुड़ रहा है? तो ऑक्सीजन के साथ में कॉपर जुड़ रहा है, यानी कॉपर धन विद्युतीय तत्व है। तो कॉपर के साथ में ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ रहा है, तो ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ना क्या कहलाता है? तो वो ऑक्सीकरण कहलाता है भी। ऋण विद्युतीय तत्वों का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है और धन विद्युतीय तत्वों का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। तो यहां पे एक प्रकार से अपचयन और उपचयन दोनों क्रियाएं हैं, तो इसका मतलब ये एक प्रकार से क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया भी है भी। ये एक प्रकार से रेडॉक्स अभिक्रिया भी है, ध्यान में रखना। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण नहीं हो रहा, ऑक्सीजन का अपचयन हो रहा है भी। यहां पे ऑक्सीजन का अपचयन हो रहा है, तो ये बात गलत है भी। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी सामान्य नेत्र में नेत्र लेंस से रेटिना की दूरी 2.5 सेंटीमीटर है, 2.5 सेंटीमीटर होती है जब यह नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके निकट बिंदु पर केंद्रित होता है, तो नेत्र लेंस की क्षमता कितनी होगी ये आपको ज्ञात करना है। देखो भी यहां पे आपका जो हमारी जो नेत्रों के अंदर है वो लेंस कौन सा होता है? उत्तल लेंस होता है। और उत्तल लेंस क्या करता है? तो उत्तल लेंस है वो हमारे अंदर है
वो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित करता है भी। ठीक है, दूसरी बात ये आती है भी रेटिना के ऊपर क्या होता है, रेटिना के ऊपर है वो प्रतिबिंब बनता है भी, रेटिना के ऊपर प्रतिबिंब बनता है। ये चीजें आप समझ गई भी, हमारे अंदर रेटिना के ऊपर है वो प्रतिबिंब बनता है। तो यहां पे 2.5 सेंटीमीटर होती है, रेटिना की दूरी 2.5 सेंटीमीटर थी, इसका मतलब क्या है, प्रतिबिंब 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रहा है। तो यहां पे v का जो मान आपके पास में वो है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और अब इसने बोला भी जब इस नेत्र को 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो यहां पे ऑब्जेक्ट है वो क्या है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो यहां पे नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो यहां पे u का मान क्या आ गया, 25 सेंटीमीटर आ गया। अब नेत्र लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है। क्षमता ज्ञात करने के लिए पहले आपको f ज्ञात होना पड़े, पहले आपके पास में f होना जरूरी है, यानी फोकस दूरी होनी जरूरी है। तो लेंस फॉर्मूला लगाओ, 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/v 1/u, या फिर v लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, 1/v माइनस में 1/u, ये आपका क्या होता है भी, लेंस फॉर्मूला होता है। अब आपको पता है भी वास्तविक और उल्टा है, और लेंस के अंदर वास्तविक प्रतिबिंब कहां पे बनता है, लेंस के अंदर वास्तविक प्रतिबिंब लेंस के पीछे बनता है भी। इस प्रकार से ये उत्तल लेंस है और ये आपका मुख्य एक्स है, और यहां पे इसका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो इसके पीछे यहां पे कहीं पे बनेगा, और इसके दाईं और सारी दूरियां वो अपन कैलकुलेट करते हैं पॉजिटिव के अंदर, और बाईं और दूरियां हैं वो नेगेटिव के अंदर कैलकुलेट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट है वो तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो इसका मतलब ये तो बाईं ओर है, लेकिन जब वो प्रतिबिंब बन रहा है वो तो इसके पीछे बन रहा है भी, तभी वास्तविक बनेगा भी, तभी वास्तविक बनेगा। तो यहां पे 1/f बराबर क्या आ जाएगा, v का मान कितना है, 2.5 है। ठीक है, और माइनस पहले से है और माइनस लेंगे भी, माइनस तो पहले से फॉर्मूले के अंदर है ही, और माइनस के अंदर दूरी लेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास में 1/25 आ जाएगा। तो यहां से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 10 लग जाएगा भी, तो इसका जो एलसीएम आ गया वो 25 आ जाएगा, और 25 आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे 10 और प्लस में 1, और ये मान किसका, 1/f का मान है। तो 1/f, तो f बराबर क्या हो जाएगा, तो f बराबर हो जाएगा 25/11, 25/11 सेंटीमीटर आपके पास में क्या आ गई, फोकस दूरी आ गई। अब इसकी आपको क्षमता ज्ञात करनी है, क्षमता ज्ञात करनी है तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है क्षमता का, P बराबर क्या होता है, 100/f, 100/f, ये आपका पावर यानी शक्ति का फॉर्मूला होता है लेंस का, जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो। अगर मीटर में है तो P बराबर क्या हो जाएगा, 1/f हो जाएगा भी, मीटर में है तो। ठीक है, उसके बाद में देखो P बराबर कितना हो जाएगा, 100, और फोकस दूरी कितनी है, 25, और अपॉन में 11 है, वो आपका क्या पे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 25 से कम 25, 25 चौका 100, 11 चौके 44, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 44 डायफ्टर। लेंस की क्षमता को किस में मापा जाता है, डायफ्टर में मापा जाता है। तो यहाँ पे 44 डायफ्टर, जो कि आपका 4 नंबर ऑप्शन है, वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। एक आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर किसी भी दोस्त को बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इन तीनों सब्जेक्टों के एनसीईआरटी बेस नोट्स चाहिए, तो मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा भी, और टारगेट हब एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, और इसके ऊपर है वो नोट्स का एक फोल्डर बना हुआ है भी। ठीक है, उस नोट्स के फोल्डर के अंदर तीनों सब्जेक्टों के कंप्लीट नोट्स हैं वो अपलोड कर रखे हैं भी, तो आप यहां पे इस नोट्स फोल्डर के अंदर से डाउनलोड कीजिएगा, और डाउनलोड करने के बाद में आप उनकी फोटोकॉपी निकलवा सकते हैं भी। ठीक है, तो आपसे वादा है, अगर आप बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स इन तीनों नोट्सों को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, कंप्लीट नोट्स हैं, 9th और 10th एनसीईआरटी बेस ये नोट्स रहेंगे, और कंप्लीट अगर आप इनका रीड कर लेते हैं तो ग्रुप डी के अंदर है वो 20+ क्वेश्चन है वो सोल्व करके आओगे भी, 20+ क्वेश्चन सही करके आओगे, ये मेरा वादा है, अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो इन नोट्सों को। ठीक है, और एएलपी 2024 के अंदर जो पेपर हुआ था ना, वो जितने भी इसमें साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे, सारे के सारे अपने ही नोट्स से आए थे भी, एक ही भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया। देख लेना आप बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो भी, परमाणु त्रिज्या के सही बढ़ते क्रम का चयन करना है। परमाणु त्रिज्या का आपको पता है, आवर्त सारणी का नियम क्या है, आवर्त सारणी का नियम समझो पहले।
अब आवर्त सारणी में ये आपका बायां भाग है और ये आपका दायां भाग है। आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर जाते हैं ना, तो याद रखना साइज, साइज यानी आकार घटेगा। आकार क्या होगा भाई? घटेगा। और ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो आपका साइज यानी आकार बढ़ेगा। साइज है वो बढ़ता है। ये दो चीजें आप ध्यान में रखना। बाएं से दाईं ओर जाते हैं तो साइज घटेगा, और ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो क्या होता है? साइज बढ़ता है। तो यहां से आपके पास में बी से बोरोन, बोरोन कितने नंबर पे आता है? तो ये 13 नंबर ग्रुप में आता है भी, 13 नंबर ग्रुप में आता है भी। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, ये होता है 13 नंबर ग्रुप। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, इन थैला। तो यानी बोरोन, एल्यूमिनियम और गैलियम, ईडियम और थेलियम, ये होता है। उसके बाद में बीई यानी बेरिलियम, बेरिलियम बेटा मांगे कार स्कूटर 2 नंबर ग्रुप में आता है। बेटा मांगे, बेटा मांगे एमजी आएगा भाई, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, बाप रोए, ठीक है, ये आ जाएगा यहां पे। बेरिलियम है, उसके बाद में मैग्नीशियम है, उसके बाद में कैल्शियम है, स्ट्रांसियम है, और उसके बाद में बेरियम है, और उसके बाद में ये रेडियम है। उसके बाद में लिथियम है, वो आपका पहले ही ग्रुप में आता है भी, है ली नाने की रब से फरियाद, ये तो पहले ही ग्रुप में आता है। और आरबी, आरबी का मतलब क्या हो गया? ये हो गया रुबिडियम, रुबिडियम भी पहले ही ग्रुप में आता है। देखो लिथियम है ली नाने की रब से फरियाद, ये है ली नाने यानी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। मैंने क्या बोला था? बाएं से दाईं ओर जाएंगे तो साइज घटेगा, तो इसका मतलब बाईं और बाईं, एकदम बाएं होगा उसका साइज बढ़ेगा। और ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो सबसे नीचे कौन है भी इसके अंदर? तो सबसे नीचे है वो आपका रुबिडियम है भी, सबसे नीचे रुबिडियम है, और वो भी पहले ग्रुप में है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा जो एक प्रकार से त्रिज्या, सबसे बड़ी त्रिज्या होगी वो रुबिडियम की होगी, और सबसे कम त्रिज्या वो बोरोन की होगी भी। ये 13 नंबर ग्रुप में आता है भी, यानी दाईं ओर आ रहा है तो दाईं ओर तो साइज घटेगा, तो सबसे कम त्रिज्या बोरोन की है, तो बोरोन आ गया। उसके बाद में बेरिलियम की, बेरिलियम है वो आपका 2 नंबर ग्रुप में आता है भी, बेरिलियम है वो आपका 2 नंबर ग्रुप में आता है। और यहां पे इसने बोला भी लिथियम, लिथियम है वो आपका कौन से ग्रुप में आता है? तो लिथियम है वो आपका पहले ही ग्रुप में आता है ली नाने की रब से फरियाद, और यहां पे बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। तो उसके बाद में आ जाएगा आपका कौन? बेरिलियम, उसके बाद में बेरिलियम आ जाएगा। और बेरिलियम से ज्यादा बड़ा कौन है? तो बेरिलियम से ज्यादा बड़ी त्रिज्या है वो लिथियम की है, और सबसे बड़ी त्रिज्या है वो किसकी है? तो वो रुबिडियम की है। तो ये तीर लग जाएंगे भी इसके अंदर, ठीक है। जिस ओर मुख खुला तो वो बड़ा, और जिस ओर मुख बंद है वो छोटा। तो यहां पे बेरिलियम की सबसे कम त्रिज्या, बोरोन की सबसे कम त्रिज्या है, और रुबिडियम की सबसे ज्यादा त्रिज्या है। बोरोन से बेरिलियम की बड़ी त्रिज्या है, और बेरिलियम से लिथियम की बड़ी त्रिज्या है, और लिथियम से रुबिडियम की बड़ी त्रिज्या है। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा? 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण के मुख्य एक्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। देखो भी, पहला क्या है? मुख्य एक्स एक काल्पनिक रेखा होती है, मुख्य एक्स है वो एक काल्पनिक रेखा होती है जो दर्पण के दोनों ओर विस्तृत होती है भी, दोनों ओर विस्तृत होती है। बिल्कुल सही बात है भी, ये मैं दर्पण ले रहा हूं, ठीक है, अवतल दर्पण है, और ये मुख्य एक्स है जो कि काल्पनिक रेखा है, और ये दर्पण के दोनों ओर होती है भी, बाईं ओर भी होती है और दाईं ओर भी होती है। सही है, बिल्कुल सही है पहला। दूसरा देखो भी, मुख्य एक्स वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस और ध्रुव को, मुख्य एक्स है ना वो वक्रता केंद्र हो गया, यहां पे वक्रता केंद्र होता है, ये मुख्य, ये फोकस हो गया, और ये मुख्य फोकस हो गया, और ये ध्रुव हो गया ओ, इन सभी को क्या है? मिलाती है या फिर इनसे होकर गुजरती है भी। तो मुख्य एक्स वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस और ध्रुव से होकर गुजरती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। वक्रित दर्पण का मुख्य एक्स वक्रित होता है, वक्रित दर्पण का जो मुख्य एक्स है ये प्रकार, एक प्रकार से क्या है? वक्रित दर्पण है, और इसका जो मुख्य एक्स है वो भी क्या होता है? वक्रित होता है। तो ये बात गलत है, ये बात है वो गलत है। तो यहां पे आपका ए और बी दोनों सही है, तो आपका पहला ही ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। इसमें बताना भी प्रकाश पुंज का, प्रकाश पुंज का उस
विलियन के माध्यम से दिखाई देता है, जिसमें कणों का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है। अब देखो भी, विलियन तीन प्रकार के होते हैं। एक तो आपका हो गया भी वास्तविक विलियन, एक तो वास्तविक विलियन हो गया, एक आपका हो गया कोलाइडी विलियन, ठीक है, कोलाइडी विलियन, और एक ये आपका हो गया एक प्रकार से निलंबन विलियन, ठीक है। अब यहां पे देखना वास्तविक विलियन क्या होता है, जैसे हमने पानी के अंदर नमक मिला दिया, पानी के अंदर नमक मिला दिया, पूर्णतः घुल गया, वो हो गया आपका वास्तविक विलियन। और ये समांगी होता है भी, ये आपका समांगी मिश्रण होता है भी, समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण का मतलब समझते हो क्या, उसको अपन अलग आंखों यानी नग्न आंखों से नहीं देख सकते भी। समांगी मिश्रण को नग्न आंखों से नहीं देख सकते, जैसे अलग अलग नहीं देख सकते भी। नमक के पानी के अंदर नमक मिलाया है तो पानी को और नमक को अलग अलग नहीं देख सकते, ठीक है। तो इनकी जो साइज होती है, इनका जो साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से लेकर के 10⁻⁻9 नैनोमीटर तक इसका साइज होता है भी। इसे नग्न आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। उसके बाद में जब इसमें प्रकाश की किरण है वो इससे गुजारेंगे तो प्रकाश की किरण का मार्ग हमें दिखाई नहीं देगा, टिंडल प्रभाव नहीं दिखाई देगा। इसको एक प्रकार से ये बोल सकते हैं अपन। कोलाइडी विलियन है ना, ये आपका विषमांगी मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है, इट्स ओके। और इनके जो कण है, इनके जो कणों का जो साइज है वो कितना है भी 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर तक होता है। और इनको भी अपन क्या है नग्न आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन ये विषमांगी मिश्रण है। कोलाइडी विलियन का उदाहरण जैसे एक प्रकार से दूध है, दूध एक क्या है कोलाइडी विलियन का उदाहरण है भी, ठीक है। और निलंबन विलियन एक क्या है, ये भी आपका विषमांगी मिश्रण है, और इनको अपन क्या है नग्न आंखों से देख सकते हैं, और इनका जो कणों का साइज होता है वो 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होता है। निलंबन विलियन का उदाहरण जैसे हमने क्या है एक गिलास लिया, गिलास में पानी डाला और पानी डाल करके उसके अंदर है वो मिट्टी मिला दी, पानी के अंदर मिट्टी मिला दी, तो पानी को अपन अलग देख सकते हैं और मिट्टी को अपन अलग देख सकते हैं, तो वो निलंबन विलियन हो गया। अब बात आती है कोलाइडी विलियन और निलंबन विलियन, इन दोनों में अपन क्या है प्रकाश का मार्ग देख सकते हैं, प्रकाश का मार्ग देख सकते हैं भी, ठीक है। प्रकाश का मार्ग कैसे देख सकते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है भी प्रकीर्णन हो जाएगा भी। इनमें क्या है कण इतने बड़े होते हैं, कोलाइडी विलियन और निलंबन के इतने बड़े होते हैं कि वो प्रकाश को क्या कर देगा प्रकीर्णित कर देगा भी। और प्रकाश को जब प्रकीर्णित करेगा, यानी प्रकाश प्रकीर्णित करने का मतलब प्रकाश फैलेगा, और प्रकाश जब कणों से टकरा करके फैलेगा तो उसका हमें क्या है विलियन के अंदर है वो मार्ग दिखाई देगा, ठीक है। तो यहां पे यही पूछे इसने, प्रकाश पुंज पथ से प्रकाश पुंज का उस पथ यानी कोलाइडी विलियन के माध्यम से दिखाई देता है जिनके कणों का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है। तो प्रकाश किरण को क्या है कोलाइडी विलियन के जो कण है वो क्या है फैला देते हैं, तो वहां पे हमें क्या है प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है भी इस विलियन से, तो कोलाइडी विलियन हो जाएगा भाई। अब टेक्नीशियन का जो पेपर हुआ था ना 2024 के अंदर, क्वेश्चन ये पूछा गया था उसमें भी कोलाइडी विलियन का जो विलियन है, कोलाइडी विलियन है, इनके कणों को अलग कैसे कर सकते हैं, इनके कणों को अलग कैसे कर सकते हैं, कौन सी विधि के द्वारा है वो कोलाइडी विलियन के कणों को अलग किया जा सकता है, तो वो आपका अपवर्तनाक विधि हो जाएगी भी। तो इसके अंदर है वो कोलाइडी विलियन के कणों को अलग कर सकते हैं अपकेंद्रण विधि। कौन सी विधि हो जाएगी, अपकेंद्रीकरण लिख लो भी, अपकेंद्रीकरण या फिर सेंट्रीफ्यूगल हो जाएगा। अब ये विधि कौन सी है सर जी, तो अपकेंद्रीकरण या फिर सेंट्रीफ्यूगल विधि। अब इसके अंदर क्या किया जाता है, जो एक ऐसी मशीन होती है, एक ऐसी मशीन के अंदर इस विलियन को रखा जाता है या फिर डाला जाता है जो कि इसका बहुत ज्यादा रोटेशन होता है भी, बहुत ज्यादा रोटेशन यानी घूमने वाले, बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा तेज गति से घूमने वाली एक ऐसी मशीन होती है जिसके अंदर कोलाइडी विलियन को रखा जाता है। तो वो क्या है, जो भारी कण होते हैं ना वो तो नीचे चले जाते हैं या फिर नीचे बैठ जाते हैं, और जो हल्के कण है वो ऊपर तैरते रहते हैं भी, ठीक है। तो एक हाई स्पीड रोटेशन गति से इस विलियन को क्या है गुजारा जाता है भी।
तो यहां पे आपका 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें बताना है भी एक चालक तार की लंबाई 1 किलोमीटर है और इनके अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या 7 मिलीमीटर है, तो इस तार में 10 ओम का एक प्रतिरोध बनाया गया, तो इस प्रतिरोध की प्रतिरोधकता कितनी होगी ये आपको बताना है। तो यहां पे देखो भी, अब प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर होता है रो एल अपॉन में ए, ये फॉर्मूला होता है। रो यानी प्रतिरोधकता, एल यानी लंबाई और ए यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को थोड़ा सा अपन डिस्क्राइब करें तो ये हो जाएगा, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को मैं लिख सकता हूं पाई आर स्क्वायर। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है, तार की मोटाई होती है, तार की मोटाई है वो क्या होती है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। तो ये जो एक मोटाई है वो एक प्रकार से वर्ती हो गया अभी, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा अभी। तो यहां पे त्रिज्या दे रखी है ना, अब यहां से समझो भी आपके पास में 7 मिलीमीटर है। अब 7 मिलीमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी, -3 मीटर आ जाएगी। यानी 1 मिलीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 10 की पावर -3 मीटर हो जाएगा। तो यहां से मान रख दो। अब रो बराबर क्या हो जाएगा, रो बराबर हो जाएगा, आपको तो प्रतिरोधकता ज्ञात करनी है ना, रो बराबर हो जाएगा ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब यहां पे क्या है, भाग में इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो आर ए अपॉन में एल हो जाएगा अभी। अब इसमें मान रख दो, आर का मान कितना है 10 ओम है, इंटू ए का मान कितना है, यानी पाई आर स्क्वायर रखोगे, त्रिज्या दे रखी है तो पाई आर स्क्वायर रखना पड़ेगा अनुप्रस्थ काट, तो 22/7 इंटू और आर स्क्वायर है, यानी 1 मिलीमीटर बराबर 10 की पावर -7 है, तो 7 मिलीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 0.007 मीटर हो जाएगा अभी, 0.007 मीटर हो जाएगा। और यहां पे इसके अंदर क्या करना पड़ेगा आपको, 0.007 मीटर है, 0.007 मीटर है, और इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, अभी पाई आर स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर करोगे तो 0.007 और इसको करना पड़ेगा आपको स्क्वायर करोगे तो यहां पे आपके पास में जब इनका स्क्वायर करोगे तो ये आपके पास में किस रूप में ओपन हो जाएगा भी, ये हो जाएगा आपके पास में भी, इनका स्क्वायर कर रहे हो आप, स्क्वायर करोगे तो यहां पे 6 के बाद में 1 2 3 4 और 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में एल का मान कितना है अभी, तो एल का मान लंबाई कितनी है, 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो 1000 मीटर हो जाएगा अभी, तो ये लो 1000 मीटर आ गया। अब यहां से पॉइंट हटाओ और नीचे क्या लगा दो अभी, 0 लगा दो, कितनी 6 0 लगा दो, ठीक है, 6 0 लगा दी, 7 से काटो, ये 7 बार कट गया, और 0 से 0 कैंसिल कर दो भी, 22 आते 154, तो ये हो जाएगा 154, और नीचे कितनी 0 है अभी, तो नीचे आपके पास में 2 और ये 8 0 है, तो ये आ जाएगा 154 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर, ये आ जाएगा। तो लेकिन ये तो आपको ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो यहां से थोड़ा सा ये आपको ऑप्शन में दे रखा है, इसको आप देख लो भी किस प्रकार से है भी, 1.54 इंटू 10 की पावर क्या है भी, 10 की पावर -6 है। अब यहां से पॉइंट में हटा दूं तो नीचे 2 0 लग जाएगी भी, और ये 2 0 वो ऊपर लेके जाऊंगा, ये 2 0 है वो 10 की पावर है 2 है, 100 है वो 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, और इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये 10 की पावर है वो -2 हो जाएगी भी, और ये इसके साथ में जुड़ेगा भी, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, तो यहां पे 154 इंटू 10 की पावर है वो 8 -8 आ जाएगी, 10 की पावर -8 आ जाएगी, यही आपने निकाला है, ठीक है। तो जितने अंकों के बाद में आप शून्य लगा रहे हो, दशमलव लगा रहे हो, जैसे हम क्या करें 2 अंकों के बाद में दशमलव लगा रहे हैं तो उतने ही शून्य है वो आपको यहां से माइनस करने पड़ेंगे, 2 के बाद में लगा दिया 2 शून्य माइनस कर दो तो यहां पे 6 बच जाएंगे फिर, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने अगला क्वेश्चन, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम किसी में गतिमान चालक में प्रेरित धारा की दिशा बताता है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं भी, धारा की दिशा ज्ञात कर सकते हैं, और ये कहां पे धारा की दिशा बताता है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र में। तो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कोई गतिमान चालक है, कोई तार है चुंबकीय क्षेत्र के अंदर है, तो वहां पे हमें क्या है धारा की दिशा बताएगा भी। तो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान होना चाहिए चालक तार, तो उसके अंदर जो
फ्लेमिंग के दाएं हाथ में एक तो अपन मध्यमा का यूज करते हैं भी, एक तो हो जाएगा तर्जनी, एक तो तर्जनी हो जाएगा, एक मध्यमा हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा भाई, अंगूठा हो जाएगा, एक अंगूठा हो जाएगा। ये तीन चीजें होती है और तीनों एक दूसरे की क्या होती है, लंबवत होती है। तर्जनी क्या बताती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा है वो विद्युत धारा की दिशा और अंगूठा है वो चालक की गति बताता है भी, चालक की गति बताता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ में। और अपन अगर यहां पे आपको बल ज्ञात करना पड़े तो आप क्या करोगे, तो बल ज्ञात करना पड़े, बैय से बल हो जाएगा और बैय से बाएं हाथ का नियम। तो यहां पे कौन से हाथ का यूज करोगे, तो आप फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का यूज करोगे। ठीक है, आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको दिया गया है, अभी मान लीजिए कि एक उपग्रह भूतल से 10 की पावर 2 किलोमीटर ऊपर है। एक कोई उपग्रह है वो भूतल से यानी जमीन से कितना ऊपर है, तो 10 की पावर 2 किलोमीटर है और इसका उपयोग वस्तुओं की उच्च रिजोल्यूशन वाली छवियां लेने के लिए किया जाता है। यदि 1 मीटर आकार की कोई वस्तु का प्राथमिक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है और यदि प्रतिबिंब का आकार है वो कितना बना है, तो 5 माइक्रोमीटर है, तो यह उल्टा है और यह क्या है भी, उल्टा है। तो अवतल दर्पण का मुख्य फोकस क्या होगा, यह आपको बताना है। यहां पे देखो भी, पहले आपके पास में ये भूतल से जो 10 की पावर 2 किलोमीटर ऊपर दे रखा है, ये क्या दे रखा है, एक भूतल से उपग्रह ऊपर दे रखा है और अपन क्या है वहां से छवि ले रहे हैं, उपग्रह की छवि, यानी एक रिजोल्यूशन, अच्छी रिजोल्यूशन वाली अपन क्या कर रहे हैं, ये छवि ले रहे हैं। तो यहां से आपके पास में जो u का मान है वो कितना हो जाएगा, u का मान है वो आपके पास में 10 की पावर 2 है, तो इसको क्या लिखेंगे, 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर और 100 किलोमीटर को मीटर में बनाएंगे तो 1000 से गुणा कर दो भी, तो इसके अंदर 3 जीरो लग जाएगी, तो 1 लाख मीटर हो जाएगा भी, 1 लाख मीटर हो जाएगा। u का मान आ गया आपके पास में। उसके बाद में इसके अंदर 1 मीटर आकार की कोई वस्तु है, तो आपको पता है भी m बराबर आवर्धन का फॉर्मूला होता है h डैश अपॉन में h बराबर होता है और माइनस v अपॉन में u, माइनस v अपॉन में u होता है। तो यहां पे इसमें मान रख दो। अब 5 माइक्रोमीटर है, इसको चेंज करना है आपको मीटर के अंदर। मीटर के अंदर चेंज करोगे तो आपको पता भी 1 माइक्रोमीटर बराबर क्या होता है, 10 की पावर -6 मीटर होता है भी, 10 की पावर -6 मीटर होता है। तो 5 माइक्रोमीटर बराबर क्या हो जाए, 5 इंटू 10 की पावर -6 मीटर हो जाएगा। तो इसमें मान रख दो। अब एच डैश क्या होता है, एच डैश होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और एच होता है बिंब की ऊंचाई। तो यहां पे आपको वस्तु की किसी 1 सेंटीमीटर 1 मीटर आकार दे रखा है वस्तु का, तो यहां पे एच डैश और एच डैश का मान कितना है, तो छवि कितनी किस आकार की बन रही है आपके पास में 5 माइक्रोन की, और 5 माइक्रोन को आपने 10 की पावर -6 में कन्वर्ट कर लिया मीटर में, और एच का मान आपके पास में क्या है, 1 मीटर है, और बराबर में माइनस वी अपॉन में आपके पास में क्या आ जाएगा भी, माइनस वी, और अपॉन में आपके पास में u का मान कितना है भी, u का मान 1 लाख है, u का मान है वो आपके पास में 1 लाख है भी। ठीक है, ये आप माइनस में लोगे। और यहां पे इसने क्या बोला है, इसने ये भी बोला है भी उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है भी, उल्टा प्रतिबिंब आपका बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है, उल्टा कौन सा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है भी, उल्टा है वो आपका वास्तविक प्रतिबिंब होता है। तो आपका जो आवर्धन आएगा एक प्रकार से वो भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो अब इसके अंदर है वो आपके पास में माइनस से, तो माइनस आप कैंसिल कर दो, अभी कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पे ये जो आपका पावर -6 है ये नीचे आ जाएगी भी, माइनस की 6 है तो ये नीचे आ जाएगी, तो यहां पे प्लस की 6 बन जाएगी भी, प्लस की 6 बन जाएगी। और वज्र गुणा करवाएंगे तो ये यहां पे जो 1 लाख है वो इधर चला जाएगा भी, 5 के साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो 5 जीरो से 5 जीरो ये आप कैंसिल कर दो, यहीं पे 5 जीरो से 5 जीरो कैंसिल कर दिया। और v का मान आपके पास में क्या आ गया, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 1/2 आ गया भी। v का मान है वो आपके पास में 1/2 आ गया। अब आपको पता है, अब इसके अंदर देखो v का मान आपके पास में 1/2 आ गया। अब इसके अंदर है
वो दर्पण फॉर्मूला लगा दो भी। दर्पण फॉर्मूला लगाओगे तो क्या हो जाएगा, 1/f बराबर क्या आ जाएगा, 1/v प्लस में 1/u हो जाएगा भी। तो यहां पे मान रख दो, तो v का मान है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/f बराबर में, और 1/2 आएगा, तो 2 है वो आपका ऊपर चला जाएगा भाई इस प्रकार से, और यहां पे माइनस का, और u है वो बाईं ओर, वस्तु है वो बाईं ओर है, और बाईं ओर दूरियां वो नेगेटिव में कैलकुलेट करेंगे, तो u का मान कितना है भी 1 लाख है, तो 1 ये यहाँ पे 1 लाख आ जाएगा भी। ठीक है, तो इसमें एलसीएम आपके पास में कितना आ गया, तो एलसीएम इसका 1 लाख आ गया, तो 1 से ये हो जाएगा आपके पास में यहाँ पे 2 लाख। ठीक है, और 1 लाख से 1 लाख कट गया तो माइनस का 1 आ गया, और बराबर क्या चल रहा है भी आपके पास में 1/f चल रहा है। अब आपको क्या चाहिए, f चाहिए आपको, तो f चाहिए, तो f बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास में 1 लाख, तो ऊपर चला जाएगा भी, इस संख्या को भी पलटी करवाना पड़ेगा, और 2 लाख में से 1 लाख है वो आप माइनस कर दो, सॉरी 1 माइनस कर दो, तो यहां से आपके पास में ये कितना निकल के आ जाएगा, फिर ये आपके पास में 2, और ये हो जाएगा, माइनस करना है आपको 1, तो ये आ जाएगा 99, यानी 19, 99 और 99। उसके बाद में अब इसके अंदर 1 लाख के अंदर है वो इसका भाग दे दो भी, 1 लाख के अंदर है वो इसका भाग दे दो, भाग करना है आपको 19, फिर 99 और 99, तो ये आपके पास में मान किसका आ जाएगा, तो ये आपके पास में आ जाएगा 50, यानी 50 पॉइंट 50 और 0,0,0,0 इस प्रकार से चलता जाएगा, और आगे फिर 25, यानी लगभग जो मान आएगा वो 0.50 आएगा भी, लगभग जो मान है वो 0.50 आ जाएगा इसके अंदर भाग दोगे तो। अब बात ये आती है भी माइनस में आए या फिर प्लस में आए, दोनों ऑप्शन दे रखे हैं। अब आपको बहुत बार ये बताया भी अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण और अवतल लेंस दोनों की फोकस दूरी है वो नेगेटिव होती है भी, फोकस दूरी है वो नेगेटिव होती है। सर जी नेगेटिव आया तो नहीं, अब देखो आपको पता है भी आवर्धन फॉर्मूला होता है वो होता है m बराबर होता है -v अपॉन में u होता है भी, -v अपॉन में u होता है। अब v हमने यहां पे माइनस में नहीं लिया, क्यों नहीं लिया भी, v हमने माइनस में नहीं लिया, इसीलिए ये क्या है नेगेटिव में नहीं आया अभी। ठीक है, ज्यादा लफड़ाबाजी होगी, इसीलिए मैंने क्या है इसको माइनस में नहीं लिया भी, माइनस में ये तो फॉर्मूले का माइनस का लग रहा है, लेकिन इसने ये बोला भी यह उल्टा है, यह प्रतिबिंब है वो उल्टा है, यानी वास्तविक बन रहा है, यहां पे प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, तो इसका मतलब है आपका जो u है ना, जो v है वो भी क्या है बाईं ओर है भी, v है वो भी बाईं ओर है, इसीलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव में न लेकर के, ज्यादा लफड़ाबाजी होगी इसीलिए मैंने इसको नेगेटिव में नहीं लिया भी। अगर आप यहाँ पे एक नेगेटिव और लगाओगे ना तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, फिर आपका v का मान नेगेटिव आ जाएगा, इसका माइनस का 1/2 आएगा फिर यहाँ पे। ठीक है, और फिर जो मान आएगा ना वो मान आपके पास में आएगा 0.49999 इस प्रकार से चलेगा, तो इसको अप्रोक्सीमेटली आपको 50 करना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेटली 50 करना पड़ेगा, तो यहां पे आपका 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। या फिर इस प्रकार से याद रखो भी अवतल जो दर्पण है उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो आपको कार्तीय चिन्ह परिपाटी का पालन किया है इसने, तो 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चक्रीय और असंतृप्त है, असंतृप्त और एक होता है आपका संतृप्त, एक क्या होता है भी आपका संतृप्त होता है। तो यहां पे संतृप्त का मतलब क्या हो गया अभी, संतृप्त सह से संतृप्त और सह से सिंगल, कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए सिंगल बंध, सह से संतृप्त और सह से सिंगल, तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंध है तो वो तो संतृप्त हो गया, और बाकी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो वो कौन सा हो जाएंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएंगे भी। तो संतृप्त के अंदर आता है आपका एल्केन, एल्केन जो श्रेणी है ना वो संतृप्त के अंदर आती है, और एल्किन, एल्किन और एल्काइन, एल्किन और एल्काइन ये दोनों श्रेणियां है वो कहां पे आ जाएगी, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आ जाएगी भी। अब चक्रीय का मतलब क्या होता है भी, एक चक्कर के रूप में, एक चक्कर के रूप में कौन सी श्रृंखला बनती है ये आपको बताना है, साइक्लोप्रोपेन की बनती है या फिर साइक्लोहेक्सेन की बनती है, और या फिर बेंजीन की बनती है या फिर एथीन की बनती है। तो साइक्लोप्रोपेन है इसकी भी एक चक्रीय श्रृंखला बनती है, और साइक्लोहेक्सेन है इसकी भी एक चक्रीय श्रृंखला बनती है।
लेकिन ये असंतृप्त यौगिक नहीं है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं मिलती इसमें। साइक्लोहेक्सेन होता है C6H12, C6H12, और साइक्लोप्रोपेन होता है प्रोपेन, ये होता है C3 और H6, C3H6, ये साइक्लोप्रोपेन है अभी, ठीक है। तो इनमें क्या चक्रीय श्रृंखला तो बनेगी, इसमें तो चक्रीय श्रृंखला बनेगी, लेकिन असंतृप्त नहीं है ये, यानी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं आएगा। बेंजीन क्या होता है, C6H6 होता है बेंजीन, और एथेन क्या होता है, मेथेन एथेन, तो ये होता है C2H6। तो यहां पे बेंजीन है वो एक क्या चक्रीय है। देखो बेंजीन किस प्रकार से है, बेंजीन की जो संरचना बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी, बेंजीन की जो संरचना बनेगी वो इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से बनेगी। इसमें 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन जोड़ना है आपको। तो एक कार्बन आपको यहां पे, दूसरा कार्बन यहां पे, तीसरा यहां पे, और चौथा कार्बन यहां पे, पांचवा कार्बन यहां पे, ठीक है, और छठा कार्बन यहां पे। 6 कार्बन जोड़ दिए और सभी के एक एक क्या है, हाइड्रोजन जोड़ दो भी, सभी के एक एक है हाइड्रोजन जोड़ दो। फिर भी कार्बन के हाथ कंप्लीट नहीं हो रहे, क्योंकि कार्बन के हाथ तो 4 हैं। अब इसको डबल बॉन्ड करना पड़ेगा आपको। एक को छोड़ करके आगे वाले को डबल बॉन्ड कर दो, एक को छोड़ो आगे वाले को डबल बॉन्ड कर दो, एक को छोड़ो और आगे वाले को डबल बॉन्ड कर दो। तो कार्बन कार्बन के बीच में देख लो भी डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये एक चक्रीय श्रृंखला है। लेकिन साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोप्रोपेन इन दोनों की भी चक्रीय श्रृंखला बनेगी भी, लेकिन इनमें क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं पाया जाएगा। इसने एक कंडीशन दी है भी असंतृप्त होना चाहिए, यानी कार्बन कार्बन के बीच में डबल या फिर ट्रिपल बंद होना चाहिए। तो वो आपका बेंजीन हो जाएगा भी, वो आपका बेंजीन, यानी 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, निम्न में से कौन सा तत्व दूसरे समूह में आता है। मैंने आपको बताया था भी, बेटा मांगे कार स्कूटर और बाप रोए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम, ये क्या होता है, ये आपका दूसरे ग्रुप का एक प्रकार से तत्व है। तो आपका यहां पे बेरिलियम आ जाएगा भी। सोडियम है वो पहले ग्रुप में आता है भी, सोडियम पहले में, और बोरोन है वो आपका 13 नंबर ग्रुप में आता है भी, और कार्बन है वो 14 नंबर ग्रुप में आता है भी। कहे शिवजी सुने पार्वती, तो ये कार्बन फैमिली है 14 नंबर ग्रुप में, और बोरोन फैमिली है वो 13 नंबर ग्रुप है भी, और सोडियम है वो पहले ही ग्रुप में आता है, और दूसरे ग्रुप में वो आपका बेरिलियम आता है, जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने इसमें बताना भी, निम्न में से किस यौगिक में केवल एक कार्बन कार्बन एकल आबंध होता है। अभी मैं आपको बता के आया हूं भी, कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध आए तो वो कौन सा होगा, तो वो सहज से सिंगल और सहज से संतृप्त। तो संतृप्त यौगिक होगा भी, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। और एक होता है असंतृप्त, एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बंध पाया जाता है। और इसमें क्या होता है भी, कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध पाया जाता है। संतृप्त यौगिक के अंदर कौन से आते हैं, तो ये आपका एल्केन श्रेणी आती है भी, और इन दोनों के अंदर एल्किन और एल्काइन दोनों श्रेणी आती है। तो यहां पे ब्यूटेन, एथेन, प्रोपेन और मेथेन। और इसने ये बोला भी, केवल एक कार्बन कार्बन एकल बंध होना चाहिए, केवल एक ही होना चाहिए, और वो भी क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए भी, और एकल बंध होना चाहिए। तो यहां पे ब्यूटेन क्या होता है, ब्यूटेन होता है C4H10, और एथेन क्या होता है, तो ये होता है C2H6, प्रोपेन क्या होता है C3 और H8, और मेथेन क्या होता है CH4। तो यहां पे तो कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध आएगा ही नहीं भी, एक बंध तो आएगा ही नहीं। कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध आने के लिए कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए। तो इसके अंदर देखें तो यहां पे 3 कार्बन जुड़ेंगे, 3 कार्बन जुड़ेंगे, तो इसमें तो 2 बंध आ रहे हैं भी। इसने बोला भी एक ही बंध आना चाहिए, इसमें क्या है 2 बंध आ रहे हैं। और इनमें देखें तो यहां पे 4 कार्बन जोड़ोगे तो उसमें क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में 3 बंध आ रहे हैं भी, 1 2 और 3। तो यहां पे आपको 2 कार्बन जोड़ने हैं, यानी एथेन 2 कार्बन जोड़ दिए, तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, एकल बंध आ रहा है, एकल बंध है, और एक ही बंध है कार्बन कार्बन में, एक कार्बन कार्बन एकल बंध, यानी केवल एक ही बंध होना चाहिए और एकल आबंध होना चाहिए। तो यहां पे इस प्रकार से ये आपका ग्रुप बन जाएगा। इसमें 6 हाइड्रोजन जोड़ दो तो ये आपका एथेन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। कार्बन कार्बन के बीच में एक ही बंध बन रहा है और एकल आबंध बन रहा है भी, ठीक है। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने फ्यूज के रूप में प्रयुक्त तंतु से अत्यधिक धारा प्रवाहित होने पर यह गल जाता है भी, क्योंकि इसका गलनांक है वो निम्न होता है भी। गलनांक क्या होता है भी? निम्न होता है। इसका गलनांक निम्न होता है। और अगर अपन बोले भी इसका जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध होता है वो उच्च होता है भी, ये ध्यान में रखना। फ्यूज तार है वो किससे मिलकर बना होता है? तो ये शीशा और टिन से मिलकर बनी मिश्र धातु है BCT। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। इसका गलनांक निम्न होता है और इसका जो प्रतिरोध होता है वो उच्च होता है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर क्या कहलाती है? तो वो उसकी विद्युत शक्ति कहलाती है भी, वो उसकी विद्युत शक्ति या फिर विद्युत पावर कहलाती है। जैसे हमारे पास में एक 50 वाट का बल्ब है, तो वो कितनी ऊर्जा खपत करेगा? तो वो उसकी शक्ति के ऊपर निर्भर करता है भी कितनी पावर है उसके अंदर। भी 50 वाट का है और एक 100 वाट का है, तो ज्यादा ऊर्जा 100 वाट वाला करेगा भी, ज्यादा ऊर्जा खपत है वो 100 वाट वाला करेगा, तो वो उसकी शक्ति अभी 100 वाट का है वो, और 50 वाट का है वो कम ऊर्जा खपत करेगा, तो इसका मतलब वो उनकी शक्ति अभी वो कम वाट का है। ठीक है, कम शक्ति का है। तो वहां पे यानी विद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर है वो विद्युत शक्ति कहलाती है भी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में। अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अवक्षेपण है वो एक प्रकार से सॉलिड होता है भी, ठोस होता है, जो कि जल के अंदर नहीं घुलनशील होता। जल के अंदर यानी एक अविलेय लवण बनता है, ये अविलेय जो कि जल के अंदर घुलनशील नहीं होता। जैसे अपन बात करें भी एक एग्जांपल के रूप में मैं आपको बताऊं भी, अपने पास में सोडियम नाइट्रेट है यानी पोटेशियम नाइट्रेट की अभिक्रिया है, पोटेशियम नाइट्रेट नहीं, पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया, पोटेशियम या फिर लेड नाइट्रेट PbNO3 की ट्वाइस लेड नाइट्रेट की अभिक्रिया है वो पोटेशियम आयोडाइड के साथ में करवा दी, तो क्या बनेगा? ये बनेगा PbI2 यानी लेड आयोडाइड प्लस में KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा। तो ये जो लेड आयोडाइड बना है ना, ये आपका अवक्षेप है, ये जल के अंदर घुलनशील नहीं है, ये सॉलिड अवस्था के अंदर है, और ये पीले रंग का अवक्षेप है भी, ये पीले रंग का अवक्षेप है। तो यहां पे अवक्षेपण अभिक्रिया के अंदर है वो अवक्षेप बनता है जो कि जल के अंदर घुलनशील नहीं होता भी, जल के अंदर घुलनशील नहीं होता, ये सॉलिड अवस्था के अंदर होता है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने। तो इस प्रकार से हमने एक पेपर और कंप्लीट किया। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन है वो बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना भी, और एक यहां पे ये क्वेश्चन जरूर समझो भी आप थोड़ा सा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखना भी, जिंक से जिंक आयन का निर्माण किसके कारण होता है? जिंक से जिंक आयन का निर्माण वो किसके कारण होता है? देखो Zn जिंक है, और जिंक का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है? 30 है। परमाणु क्रमांक है वो इसका 30 है। तो यहां पे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरेंगे तो ये इसके बाहरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? बाहरी ऑर्बिट की बात कर रहा हूं मैं, बाहरी ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे भी। अब ये क्या करे भी, अपना अष्टक पूरा करेगा, तो अष्टक पूरा करेगा तो ये अपना स्थायित्व प्राप्त करेगा। तो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए ये क्या करे? या तो 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करे, या तो 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग दे, या फिर ये 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले भी। यानी अपना अष्टक पूरा करने के लिए, अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए क्या करना होता है भी, कोई भी तत्व अपना स्थायित्व कब प्राप्त करेगा? जब उसके बाहरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अपने को जिंक को 8 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं, या तो ये 2 को त्याग दे या फिर 6 ग्रहण कर ले। तो क्या करेगा? 6 ग्रहण करेगा तो ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसीलिए ये क्या कर देता है भी, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। और 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इसके ऊपर है वो Zn+2 यानी 2 यानी धनात्मक आयन, धनात्मक बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा भी? 2 इलेक्ट्रॉन त्यागना धनात्मक होता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो वो ऋणात्मक बन जाएगा। तो यहां पे 2 पॉजिटिव बन जाएगा भी। ये इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे तो अब ये 2 पॉजिटिव बन गया। और 2 पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रॉन त्यागना क्या कहलाता है? अब ये स्थायी हो गया, तो स्थायी हो गया तो ये जिंक आयन बन गया भी, जिंक आयन। पहले ये जिंक था और जैसे ही इसने क्या है 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे तो ये क्या? जिंक आयन बन गया यानी स्थायी हो गया। कोई भी तत्व जैसे कॉपर आयन है, कॉपर आयन है तो वो स्थायी है,
ठीक है, जैसे लोहा आयन है तो वो स्थायी है, आयन लग गया ना उसके पीछे तो वो स्थायी हो गया। और स्थायी कब होगा? जब वो उसके बाहरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इलेक्ट्रॉन का त्यागना, इलेक्ट्रॉन त्यागना क्या होता है? एक तो होता है इलेक्ट्रॉन त्यागना और एक होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। अब इलेक्ट्रॉन त्यागना, ऑक्सीजन जुड़ना और हाइड्रोजन त्यागना। इलेक्ट्रॉन त्यागना ये भी क्या है? एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना ये कौन सी अभिक्रिया? तो ये आपका अपचयन अभिक्रिया है। ये आपकी कौन सी अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया है। अब चीजें समझ में आ गई क्या? तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो जिंक से जिंक आयन बन रहा है तो जिंक का स्थायित्व हो रहा है, यानी जिंक अपने आप में स्थायी हो रहा है। और स्थायी कब होगा? जब वो इसके बाहरी ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, या तो 2 त्याग दे या फिर 6 को ग्रहण कर दे। तो 2 को त्यागेगा तो इलेक्ट्रॉन त्यागना ही क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा और मैं आपको बढ़िया से बढ़िया समझाने की कोशिश करता हूं भी। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना भी आपको क्लास कैसी लगी है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भी, सारे के सारे पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लो, ताकि अपन जैसे ही अपना ये ग्रुप डी का सेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में एएलपी वाला करेंगे साइंस के क्वेश्चन इसी तरीके से, और उसके बाद में जो टेक्नीशियन का जो पेपर हुआ था उनके इसी तरीके से अपन टेक्नीशियन वाले भी साइंस के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज की क्लास में इतना ही भी, और सारी क्लासों की जो पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिल जाएगा भी। और टारगेट हब एप्लीकेशन है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको यहीं पे मिलेगी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।